अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आजकल एक ही बहस है हर तरफ कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। उनके साथ कोई बातचीत की जाएगी या एक इनकार का उनको सामना ही करना पड़ेगा। 2 रोज पहले पीटीआई के हक में एक बड़ी आवाज उठी थी, एक तवाना आवाज ये थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। उन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर पीटीआई को जलसों की इजाजत देने की तायीद की, ये मुतालबा भी किया और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के इलेक्शन और सियासी निज़ाम में मुदाखलत के हवाले से भी उन्होंने पीटीआई की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाई और उनसे इत्तफाक अपना रखा। लेकिन पीटीआई मौलाना साहब के साथ आगे बढ़ने के मामले पे बहुत ज़्यादा तकसीम नजर आती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल के एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू ARY पे मेहर बुखारी साहिबा को उन्होंने दिया और फिर आज यौम मजदूर की तकरीब से भी खिताब किया और एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। क्या बातचीत कर रहे हैं वो मौलाना साहब के बारे में आप सुनिए। तो ये मौलाना साहब के हवाले से उनकी शख्सियत और उनकी सियासी साख के हवाले से बातें हैं गंडापुर साहब की, जबकि मौलाना साहब धांधली के खिलाफ अपनी एहतजाजी तहरीक जो शुरू कर चुके हैं पेशीन से, कल वो कराची जाएंगे और फिर 9 मई की तारीख का इंतखाब किया गया है पेशावर में अवामी इज्तिमा के हवाले से। और दूसरी तरफ पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, इस वक्त उनका क्या स्टेटस है कुछ क्लैरिटी नहीं कि वो पीटीआई में भी हैं या नहीं है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना साहब और पीटीआई अगर मुश्तरका तहरीक चलाते हैं तो फिर हुकूमत 4 माह भी नहीं चल सकेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या पीटीआई और मौलाना साहब के एक पेज और एक स्टेज पर आने के कोई चांसेस मौजूद हैं या ये माधूम हो चुके हैं, जिस तरह की गुफ्तगू मौलाना साहब के बारे में की जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई की अहम इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसकी वजह से वो असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में मौजूद हैं, उसके सरबराह साहिबजादा साहब दो दिन कबल उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए पीटीआई को मशवरा दिया था कि आप असेंबलियों से ही मुस्ताफी हो जाएं और कोई अवामी तहरीक चलाएं, इसका कोई फायदा नहीं असेंबली में बैठने का। लेकिन कल तो वो ये एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई के पास एहतजाज का कोई प्लान ही मौजूद नहीं। सुनिए हामिद रजा साहब की गुफ्तगू। अब अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो पीटीआई के सरबराह जो अडियाला जेल में मौजूद है खान साहब, उनसे लेकर जमात के जो दीगर रहनुमा हैं उन तक सब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर जमात के सीनियर रहनुमा और जमहूरियत के हामी, इनको लास्ट मैन स्टैंडिंग कहा जाता है। पार्लियामान में जब पीटीआई ने पार्लियामान से निकल गई थी, सो अली मोहम्मद खान साहब की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने पीटीआई को जमहूरी अंदाज में मुज़ाकरात करने और मामलात आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। सुनिए अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू। क्या इस बात पे गौर किया जाएगा पीटीआई की तरफ से, जो इस बात पे मुसिर है कि बात करेंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। अब हुकूमत की हम बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब बादियो नजर में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। पहले इसहाक डार साहब को नायब वजीर आजम बनाया गया, अब राना सनाउल्लाह साहब जो आजकल बड़े सख्त बयान दे रहे थे, उनको वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर तैनात कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या नून लीग ने यह फैसला जमात के अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म करने के लिए, जो कि एक जुमाजदी आम बात है, या वाकई शहबाज साहब को जरूरत है इन शख्सियात की जो पूरी की गई है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है मेहरबानो कुरैशी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और हाफिज हमदुल्ला साहब मरकजी तर्जुमान JUIFA और बहुत अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। आप तीनों को बहुत बहुत वेलकम। हाफिज साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। हमने एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर सुनी असेंबली में, जिसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की, लेकिन साथ साथ पीटीआई को जलसे की इजाजत देने, दीगर इंतखाबी अमूर के ऊपर भी उनके साथ हम आवाज ही नजर आए, हिमायत करते हुए उनके मौकिफ की। लेकिन दूसरी तरफ जो रद्द अमल पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं नजर आते हैं। उनके वजीर आला गंडापुर साहब ने दर्स दिया मौलाना साहब को इस बात का कि आप सही वाला कलमा पढ़ें, अपनी इस्लाह करें, सच बोलें और तो आपको गुनाहों की माफी मिल जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, कोई माफी क्या मौलाना साहब को दरकार है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर इन सारी बातों के बावजूद कोई रद्द अमल क्यों आपकी जमात की तरफ से नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा, काफ़ी अरसे के बाद आपके शो में शरीक हो रहा हूँ। दोनों दोस्तों को सलाम। देखिए, बात यह है, जहाँ तक आपका सवाल है कि मौलाना साहब ने असम्बली में पीटीआई की हक में बात की, यहाँ तक कि असद कैसर साहब ने तकरीर की थी कि हमें इजाज़त नहीं दी जा रही जलसे करने का। पाकिस्तान के चारों सूबों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम इनकी इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि पीटीआई को मुल्क में जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, ये उनका जमहूरी हक है और उनका आइनी हक है। और मेरे ख़्याल में जो भी जमहूरी आदमी हो वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, इस किस्म की मुतालबे की सपोर्ट करेगा। और जमीयत उलमा इस्लाम हो एज ए पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, अगर आप इसके पस मंज़र में जाए, तारीख़ी पस मंज़र में,
تو ہم ہمیشہ 73 کا جو آئین ہے اور دستور ہے اس کو ہم اسمبلی میں بھی اٹھا کے دکھاتے ہیں، اس کا حلف بھی اٹھاتے ہیں، ایک مستند دستاویز ہے۔ اس آئین پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان کو آئین دینے میں پیش رہی ہے، بلکہ اس کا حصہ رہی ہے، بہت بڑا پارٹنر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کا اجازت دینی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی دیکھیے، یہ مہربانو بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے، ان کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ ان سے پوچھئے، ان کی ورژن بھی یہی ہے جو گنڈاپور نے بات کی۔ کیا یہ سیاست ہے؟ ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ، جیسا بھی پی ٹی آئی نے اس کی نامزدگی کی ہے، فیصلہ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اپنی صلاحیتوں کو، جمعیت علماء اسلام اپنی وزن کو وہ گنڈاپور کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، نہ ان کو جواب دے سکتی ہے، نہ میں ان کو جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں لڑائی گنڈاپور کے ساتھ میری لڑائی نہیں ہے۔ لیکن ایک حافظ صاحب، آپ ایک کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک اصول کی بات کر رہے ہیں، آئینی اقدار کی، لیکن یہ بارہا ان کے بارے میں وہ جو تاثر کسی حد تک تو قائم ہوتا ہی ہوگا، جو جب کہتے ہیں کہ مولانا اس بات پر نہ آئے کہ دوبارہ ڈیل کر کے اور پریشر بنا کر سسٹم کے اندر گھس کر فائدہ اٹھا لیں۔ میں میری بات سنیں نا، میں نے بات پوری نہیں کی۔ لہٰذا گنڈاپور صاحب کو جواب دینا، وہ مولانا پر تنقید کر کے اپنی قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو وہی گنڈاپور ہے جو 2 پولیس اٹک کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ بھاگ رہا تھا، وہ 2 پولیس پیچھے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور جو بوتل پکڑا گیا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا، جو بلیک بوتل تھا، انہوں نے کہا یہ شہد ہے۔ یہ تو وہی گنڈاپور ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میں اس قسم کی بے وزن بات نہیں کرتا، نہ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی ذمہ دار شخص بات کرے جو ہم سمجھے کہ یہ ذمہ دار ہے۔ سر وہ وزیر اعلیٰ ہیں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے ان کو اپنا وزیر اعلیٰ لگایا۔ وہ دیکھیں نا، ویسے جو بھی وزیر اعظم رہا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ویسے ابھی نگران حکومت میں بھی کوئی وزیر داخلہ تھا، کوئی وزیر اعظم تھا۔ ابھی بھی جو حکومت ہے، ابھی جو حکومت میں پارٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کے خیال میں یہ خود بیٹھی ہیں یا ان کو زبردستی بٹھایا گیا؟ آتے ہیں حافظ صاحب، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گنڈاپور کا جواب آپ توانائیاں صرف ہی نہیں کرنا چاہتے گنڈاپور صاحب کے بارے میں ریاکٹ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے اگر فرض کرے مولانا صاحب پر تنقید ہوتی ہے اور بیجا تنقید، پھر دیکھو ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ مہربانو صاحبہ، یہ پارٹی پالیسی ہے کہ گنڈاپور صاحب اس قسم کے تضحیک آمیز ہی لگا یہ بیان، جہاں آپ کسی کو بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں، اپنا قبلہ درست کریں، یہ کوئی ڈیسنٹ بیانات تو نہیں ہوتے، خاص کر اگر سینئر پولیٹیشین کے بارے میں اگر کہے جائیں تو یہ ایک پارٹی پالیسی ہے کہ یہ تنقید کرتے رہے گنڈاپور صاحب، پارلیمان میں آپ اپلاڈ کرتے رہیں، تالیاں بجاتے رہیں مولانا صاحب کی بات کے اوپر، یا یہ مختلف رائے رکھ رہے ہیں گنڈاپور صاحب اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ دیکھیے، ان کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے اور سخت الفاظ استعمال کیے، میں اس کی بالکل تائید نہیں کرتی۔ دیکھیے، ایک اعتماد کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہمارے سیاسی حریف رہے ہیں، مگر میرے خیال میں ایک نرم لہجہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ سیاست میں آپ ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں، مگر نرم لہجے میں کریں، بہتر الفاظ کا چناؤ کریں۔ میرے والد کی تو یہی عادت رہی ہے، ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے، انہوں نے کبھی اس طرح سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال کیے نہیں، تو میں اس کی صرف لیکن آپ مولانا صاحب کو آپ لوگ ایک اتحادی کے طور پہ دیکھتے ہیں یا ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کو حکومت کو پوزیشن دے دی تو یہ ایک طرف ہو جائے؟ اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہے نا، وہ اپنی ملین مارچ کر رہے ہیں، ہمارا اپنا آئین تحفظ کی تحریک ہے، فارملی کوئی اتحاد نہیں ہے لیکن ویسے مل کے چلنے کی ہم ایک اصولی موقف ہمارا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جو مولانا نے پارلیمان میں جن جذبات کا انہوں نے کیا بیان، تو میں اس کی قدر کرتی ہوں، انہوں نے ایک بڑا جمہوری رویہ رکھا، انہوں نے کہا کہ بالکل تحریک انصاف کو اجازت ہونی چاہیے ہے، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ تو آپ ایز اے پی ٹی آئی لیڈر کنڈیم کرتی ہیں گنڈاپور صاحب کی گفتگو کو، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں؟ جی، آئی تھنک ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں عامر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ عامر صاحب، مولانا صاحب کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے؟ وہ ہیں تو صحیح پاکستانی سیاست میں ایک بڑی توانا آواز، لیکن جس طرح حافظ صاحب نے ابھی ریئیکٹ کیا، اتنی سنجیدہ باتیں بتا کے پرووک کرنے کی میں نے کوشش کی، انہوں نے کہا میں توانائی نہیں صرف کرنا چاہتا، تو کیا واقعی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا یہ بات درست ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر ان کو کچھ آفر کیے جائیں چیزیں تو وہ
मुख्तलिफ राय देखिए, मौलाना के बारे में ना 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए कि वो पैदाइशी सियासतदान है। उनकी ट्रेनिंग, जैसे मेहर बनो बैठी हुई है ना कि अपने वालिद का हवाला दे रही है, तो वो भी अपने वालिद के साथ देखते हुए पूरी पार्टी को भी लेके चल रहे हैं। लोग नाराज भी होते हैं, राजी भी होते हैं, और गुफ्तार के वो बड़े कमाल के गाजी हैं, और उनको अपने लबो लहजे पे, जिस तरह हमारे यहाँ तो लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि आपने खबर पढ़नी है तो कब उतार चढ़ाव है, वो उनके गुफ्तगू के अंदर आपको पार्लियामेंट में नजर आता है कब गुस्सा दिखाना है। जब उन्होंने कहा फाड़ के फेंक देंगे नोटिस, तो इशारा भी हाथ का किया, सिर्फ जुबानी नहीं बोला। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो फॉलोइंग है वो एक बड़ी प्रॉपर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, केपी के अंदर, पंजाब के मखसूस एरियाज में ऐसा नहीं है कि उन्हें जलसे के लिए रेंट ए क्राउड चाहिए हो। मतलब वो जब चाहें जहां चाहें मार्च कर सकते हैं, मिलियन मार्च कर सकते हैं, और लोग उनकी आवाज पे, हमने यहाँ देखा इस्लामाबाद में जब वो लाए तो लोग खुश्क जो राशन है, जो बलोचिस्तान की एक खास सकाफत का हिस्सा है कि गोश्त और वो सब चीजें, कि अगर हमें कितने दिन भी बैठना है तो हमें इस्लामाबाद से कुछ नहीं खरीदना, तो वो आए थे, लेकिन उनको फिर गुफ्तगू करके वापस भेजा गया, जिसके बारे में आजकल वो इंकशाफात कर रहे हैं कि धमकी भी दी गई, प्यार भी किया गया, कि जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात भी कर रहे थे। और फिर पीडीएम बनी, उनकी सरबराही में आसिफ जरदारी फ्रंट पे थे और नवाज शरीफ बैक पे थे, और सब ने एक तहरीक चलाई, और जिसका फायदा लिया फिर उन्होंने अदम एतमाद की सूरत में। अब आज मौलाना का गुस्सा है, वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, कि उनका वोट, जो आज गंडापुर साहब ने भी कहा कि जी अगर हुआ है तो फिर आप साबित कर लें। आप गंडापुर साहब ने आज ये कहा कि कोई 47 वालों से चोरी नहीं हुआ मौलाना नहीं, कि साहब आप का, हारे सिर्फ उनको धोखा मिला हैं, या फिर आप उनसे बात कर लें जो 47 वाले हैं, कि आपके साथ क्यों हुआ, धोखा शोके की जो बात कर रहे थे वो। अब मैं आ जाऊं जो आज, अब पीटीआई और जेयूआई, इनका दुश्मन एक कॉमन है, पॉलिटिकल दुश्मन, के जी हमें हराया गया। जवाज एक है, लेकिन अभी ना तो ये अलायंस में आए हैं, और पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी गुफ्तगू है जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ है। देखिए ना, गंडापुर साहब को तो हल्के की लड़ाई है ना, डीआई खान के अंदर बराह रास्त। मेरा पड़ोस है, मैं भक्खर से हूं, तो मुझे पता है दरिया सिंध के पार क्या हो रहा है, और गंडापुर साहब कहां पे थे जब वो छुपे हुए थे, तो वो दरिया सिंध के किनारों पे ही थे ना, जहां कैंटोनमेंट मौजूद है पूरा केपी का, वो जो डेरा इस्माइल खान वाला है। फिर वो जाते हैं तो वो कोर कमांडर के घर भी पहुंचते हैं, अपनी कैबिनेट समेत डिस्कशन करते हैं। उन्हीं को खान साहब ने कहा है, मैंने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जो तीनों इत्तेफाक से केपी के लोग हैं, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर, के ये गुफ्तगू करेंगे जो भी करेंगे बज़ाहिर। अब मैंने ये कहा जो भी करेंगे वो यही करेंगे। मतलब अगर बना दिया एक कमेटी तो फिर तो गुफ्तगू के, इसका मतलब है कि इरादा तो है। अब उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार ये है कि पीटीआई के अंदर जो तजब्जुब है इस वक्त, वो ये है कि मौलाना को लीड करवाया जाए खान साहब की जगह पे, ताकि मौलाना क्यों बैठेंगे किसी ना कराया जाए। पीटीआई को जरूरत है। मौलाना साहब की सुन्नी इत्तेहाद वाले रजा साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि मुझे तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अब वो इस चीज पे भी खाइफ हैं कि असेंबलियों में उनके साथ मैं पीटीआई का कोई प्लान नजर नहीं आ करूंगा, यकजहती उन बेचारों के साथ हाथ हुआ। देखें, जब शेर अब्दुल मरवत के साथ वो नाराज हुए तो उन्होंने कहा आप चेयरमैन बन जाए पीएससी के, और जब राजी हुए तो वो फारिग हो गए। वो कहते हैं मैं तो रिजाइन ही कर दूंगा खान साहब। ये मसला पीएससी की चेयरमैनशिप का नजर आता नहीं है। उनका मौकफ उस पे ये है कि जब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे पार्लियामान है और इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, सब आईनी बॉडीज है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जब ये काम ही नहीं कर रहे, ये उनका मौकफ है। मैं ये नहीं कह रही कि आई एग्री विद इट। मुझे नहीं लगता कि हमें असेंबलियों से बाहर जाना चाहिए है। हम सीख चुके हैं उससे एक सबक। हमने पहले भी ये किया। आई थिंक हमें पार्लियामान के अंदर रहते हुए ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। सड़कों पे भी एहतजाज लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही वो अब जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के काउंसिल के साथ मिलकर पीटीआई का एहतजाज करने का तो मुझे कोई प्लान नजर नहीं आता। मैं हाफिज साहब नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अभी भी वो ये नहीं कहते कि हमारा प्लान नहीं है। वो कह रहे थे कि एक थोड़ी स्ट्रैटेजी, वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है, बहुत सी चीजें जेर बहस है, तो उसके अंदर वो अपनी एक फ्रस्ट्रेशन इजहार कर रहे थे। वो चाह रहे हैं कि थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आए और हम जल्द अज जल्द उस क्लैरिटी के साथ मूव करें, और ये जमात में बहुत से लोगों की ये राय है। हाफिज साहब, ये मौलाना साहब ये एहतजाज जो करेंगे, एक तो एक डिस्कशन है कि पेशावर में जो होना है मुजाहरा, उसकी 9 मई की तारीख का इंतखाब क्यों किया गया। पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैं फिर आपसे जानना चाहूंगी कि मकासद बुनियादी तौर पर मौलाना साहब क्या अचीव करना चाहते हैं इस एहतजाज से। देखिए, पहले तो मैं इस पर सॉरी भी करता हूँ, मुझसे मेरे ख्याल गलती हुई बीबी के बारे में। मैंने कहा कि इनकी पीपल्स पार्टी के साथ आप समझ गए। पार्टी के मैं कोई बात नहीं, हमने भी इसलिए इग्नोर कर दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग है, फिर इसको बीच में से आपको मुबारक मुझे देनी चाहिए कि मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को हराया है,
फॉर्म 45 पे जी 47 पे वो जीत मुबारक किसी भी तरह से इलेक्शन की मुबारक एक बार नहीं बार मुबारक हो, कोई बात नहीं है। वो फॉर्म 45 और 47 मेरी इतला है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है कि 5 बार फॉर्म 45 और 47 जारी हुए हैं, अभी तक भी जारी हो रहे हैं फॉर्म 45 और 47। और मुझे ये इतला भी है, ये मालूमात भी है कि एक बलूचिस्तान में बाज़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई, फिर यहाँ इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन भिजवाया गया, यहाँ से उनको फ़ोन किया गया कि हाथ हौला रखें। तो कहाँ की इलेक्शन है, वो बातें छोड़े। लेकिन हाफिज साहब ये तासुर कैसे जाहिर करेंगे कि कोई मन चाहे इंतखाबी नताइज मौलाना साहब को नहीं मिले, जो गंडापुर साहब आज कह रहे हैं कि मौलाना साहब का मैंडेट नहीं चोरी हुआ बल्कि उनके साथ धोखा हो गया है, गालिबन कहना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए ना, आप पीपल्स पार्टी के अंदर की सबूत से पूछिए, वहाँ वो इतराफ़ नहीं करते हैं कि धांधली हुई है, करते हैं इतराफ़। PMLN की सफ़ों में से पूछिए, निजी मजलिसों में वो कहते हैं कि धांधली हुई है। सवाल यह है कि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी की पोजीशन में बैठे होते हैं, प्रेसिडेंसी उनके पास होती, आईनी ओहदे, तो उनका मौकिफ मुख्तलिफ होता है। नहीं, बात ये नहीं। एक बात, दूसरी बात ये है, आपने फिर गंडापुर की बात की, यार इस ट्रैफिक को छोड़ दें। गंडापुर की इतनी बड़ी हैसियत, दिल दुखता है हमारा, इतने सख्त बयान मौलाना साहब के खिलाफ। ये वज़ीर आला PTI को मुबारक हो। PTI जितनी PTI को नुकसान गंडापुर पहुंचा रहा है, मेरे ख्याल में कोई और नहीं पहुंचा रहा है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप भी समझते हैं जो बिटवीन द लाइन्स आमिर साहब ने कहा कि किसी और ही के उस पे चल रहे हैं? लेकिन वो कैसे कामयाब हुआ, कैसे वज़ीर आला बना, इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिली, ये तमाम बहुत से सवालात है। इसका जवाब तो गंडापुर पर दे सकते हैं ना, हमें पता है सब कुछ। गंडापुर साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक नहीं, बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि देखिए आपने खुद बात की कि फजल रहमान साहब, मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि किस तरह वो आए, PDM कैसे बनी, कैसे वो सामने थे, तो वो यही कह रहे हैं कि उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया, उनको आगे रखा। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जब इनका एहतजाज हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से कौन था, JUIF लोग लेकर आए थे, इनको इस्तेमाल करके अपनी इन्होंने बादशाह कर ली। इस चीज का कोई रिग्रेट है मौलाना साहब को? एक ने आईनी पोजीशन सारी ले ली। ठीक है, मैं रिग्रेट मौलाना साहब। देखो ना, ये बात ठीक नहीं है इस्तेमाल करने की। वो इसलिए ठीक नहीं है कि जब 18 का इलेक्शन हुआ, 25 जुलाई 18, सबसे पहले उस इलेक्शन को मौलाना ने मुस्तरद किया। फिर मरी में पूरा बैठक हुई तमाम पार्टियों की, जिसमें बाद में कुछ पार्टियां PTI की हुकूमत में शामिल हुई। वो पार्टियां जो उनका भी एतराज था, मोतरज थी वो पार्टियां कि धांधली हुई है, लेकिन फिर बाद में हुकूमत का हिस्सा भी बनी वही पार्टियां। तो इसलिए मौलाना साहब की तहरीक PDM से शुरू नहीं है, मौलाना साहब की तारीख 25 जुलाई 18 से ही शुरू है। और फिर आपको याद होगा 10-15 मिलियन मार्च हमने किए, उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN हमारे साथ नहीं थी, हम अकेले थे। PDM के जरिए खान साहब की हुकूमत गिराने की वजह से जमहूरियत का तसलसल खराब हुआ, उसका रिग्रेट मैं अर्ज कर रहा हूँ। PDM तो बनी 2020 सितंबर को, और PDM टूट गई मार्च और अप्रैल 2021 में, जो ANP और पीपल्स पार्टी वहां से निकल गई। फिर भी मौलाना ने उस 8 पार्टियों को उनकी इकट्ठ रखा। हमने जो मेहनत की, जो कोशिश की, जिस मकसद के लिए की, वो ये बुनियादी तौर पर कि इस मुल्क में न आईन है, न कानून है, न पार्लियामेंट है, न कोई आईनी हुकूमत है। इस मुल्क में अंधेर नगरी है, नादीदा कुव्वतों की ताकत के नतीजे में एक हुकूमत, एक पार्लियामेंट काम कर रही है। आज भी हमारा वर्जन वही है। आज अगर वर्जन नहीं है तो PMLN और पीपल्स पार्टी की नहीं है। उस वक्त यही मैंडेट इन पार्टियों के पास थी, उन्होंने कहा कि धांधली हुई है। आज सेम कुछ ज्यादा वही मैंडेट इन पार्टियों के पास है, वो कह रही है कि धांधली नहीं हुई है। तो मतलब ये हुआ कि उस वक्त इख्तिदार नहीं थी तो धांधली थी, आज इख्तिदार है तो धांधली नहीं है। यही सूरत हाल PTI की थी। उस वक्त जो धांधली हुई, PTI इख्तिदार में थी तो कहती थी कि धांधली नहीं है। आज जब इख्तिदार में नहीं है तो धांधली। अगर इस कंपेरिजन में हम देखें, इस सूरत हाल को सामने, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। बात यह है कि 9 मई की बात आपने की, 9 मई हमने क्यों रखा? हमने 2 मई को रखा है कराची में, कल हमारा जलसा होगा, मिलियन मार्च होगा, और 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हेडक्वार्टर में, कैपिटल है सूबे का, वहां हमारा मिलियन मार्च होगा। किसके खिलाफ होगा? सिस्टम के खिलाफ होगा। जो इंतखाबात वो कोई और रुख न इख्तियार कर ले, क्योंकि 9 मई की एक सिग्निफिकेंस और है, मुख्तलिफ। देखिए, क्या आप इस 9 मई को उस 9 मई से मिलाते हैं? आप मिलाइए, ये हुकूमत वाले हर रोज आप मिलाइए। देखिए ना, मेहरबानो, आप मिलाइए, मैं मिलाता हूं उसके साथ।
अगर 9 मई का सानिया हुआ है, कहा जाता है कि ये रियासत के खिलाफ है, तो आपके ख्याल में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन रियासत के खिलाफ ड्रामा नहीं है? वैसे आप 9 मई को मानते जो हैं बदनामी जो बदनामी सानिहा 9 मई गुज़िश्ता 9 मई जिसमें पीटीआई को लपेटा गया है, जो सानिहा 9 मई गुज़िश्ता हुआ वो काबिल मज़म्मत है, तो 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ वो 100 गुना भी काबिल मज़म्मत है। लिहाजा 9 मई हम इसलिए करते हैं कि अगर वो काबिल मज़म्मत है तो 8 फरवरी 2024 ये उससे भी सियाह दिन है। तो ये 9 मई के पीछे एक मकसद तो है फिर ये तारीख रखने का? क्या मकसद है? आप यही कि अगर 8 मई के साथ उसका मकसद ये कि आपने 9 मई का सानिया कौम को एक बयानिया दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना, एक बयानिया दिया था कि 9 मई किसने किया, क्यों किया, किसके खिलाफ किया, तो आवाम ने तो वोट में रिजेक्ट किया। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई को वोट मिला है, मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा, अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई को वोट मिला है, पीपल्स पार्टी भी तस्लीम कर रही है, PMLN पीटीआई ने वोट लिया है, जब लिया है तो 9 मई कहाँ गई? आमिर साहब, अब आप इस बात के मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं मेहर साहिबा, मैं राना साहब को शामिल करूंगी। ये बात कहनी दुरुस्त है हाफिज साहब की तरफ से कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें लोगों ने रिजेक्ट किया 9 मई के बयानिया को? देखें, कोई तस्लीम करे ना करे, पीटीआई को वोट मिल गए, 92 लोग उनके असम्बली में आके बैठ गए और की सीटों पे डाका डाल दिया। ये मौकफ है ना एक, और उसके जवाब में PMLN अपनी बात करती है। मैं अपने जो सवाल किया ना उसके ऊपर आ रहा हूँ। देखें, ये हो गया लोगों का एक मैंडेट। हाफिज साहब की आज जो पोजीशन है, मैं 9 मई के बाद इनके मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे उस वक्त कहाँ थे? वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उनकी गुफ्तगू चेक करें। मतलब होता यह है कि आप हुकूमत में हैं तो आपकी पोजीशन और है, असूली मौकफ के साथ मौकफ बदलता है। कि आज आप कह रहे हैं कि हमारे साथ इलेक्शन में हाथ किया गया, ठीक है, आपका मुखालिफ कह रहा है कि आपको धोखा दिया गया, यानी गंडापुर कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा हुआ। धोखा वो किसको कह रहे हैं? उस एस्टेब्लिशमेंट को जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने परसों बड़े आड़े हाथों लिया और ठीक ठाक बराह रास्त सुनाई। इशू ये है कि जैसे असद कैसर ने कहा कि जी वो तो पंजाब के वजीर आला का और IG का है, लेकिन KP में जो कोर कमांडर हाउस पे लोग गए थे वो नकवी साहब ने भेजे थे। मैं आज के वजीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सारे मुल्क में लोग निकले थे। एक बयानिया बनाया गया था कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, और उसके अंदर बाहर से बैठे हुए प्रोपेगेंडिस्ट ने बहुत ज्यादा उठाया, नक्शे दिखाए फौजी अफसरों के घरों के कि पहुंच जाओ, मार दो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा आपने किया, मैंने कहा कि बाहर से बाकायदा फौजी अफसरों के नक्शे दिखाए गए कि जाओगे पकड़ लो, इमरान खान की पिटाई हो रही है, उसको जख्मी कर दिया है, पता नहीं क्या क्या हुआ। जब उनको 9 मई को पकड़ा गया, ये एक वाकया हुआ जिसके ऊपर PTI कहती है जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, CCTVs दिखाएं कि क्या है। एक वाकया वो है जो वीडियोस में PTI के रहनुमाओं के बयानात हैं, लेकिन चूंकि अदालतों से आज तक फैसला नहीं हुआ, कोर कमांडर्स आमिर साहब, ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है, मैं ये जानना चाह रही हूं जिस तरफ आप आ रहे हैं। मैं कोर कमांडर्स के आए, फॉर्मेशन कमांडर्स के आए कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है। जैसे को हैंडल किया गया रियासत की तरफ से, यही मेरा भी सवाल है। मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए लोगों का सवाल है कि चाहे अदालतों से आप कहें कि सहूलतकारी हुई, कुछ हुआ, जमानत हुई ना, लोग पाकिस्तान के हैं, अदालतें भी पाकिस्तान की हैं, तो जो एविडेंस है वो कहां है? उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना उन सब लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस है। तो जब तक आप ये नहीं कर लेते तो फिर ये सारी गुफ्तगू, और ये करने में अभी तक नाकाम है, और ये फिर सारे लोग गुफ्तगू करने में हक बजानिब होंगे कि जी हमने वोट लिया और लोगों ने आपकी बात को नहीं माना। लेकिन लोगों के वोट का मतलब कतन ये नहीं हो सकता कि एक वाकया हुआ है और उसको आप इग्नोर कर। नहीं सर, चलिए आप क्विकली कहिए मुझे। उसके बरअक्स हमारे पास जो हमने वीडियोस दी हैं, जो आप सबके, आप हर चैनल ने दिखाई हैं, उनके पास थी, उस दिन रिकॉर्ड हो रही थी। हमारी लीडरशिप, अगर आप कोर कमांडर हाउस ले लें लाहौर का, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो अब साल होने वाला है वो जेल में है, वो कह रही है आपने अंदर नहीं जाना है, अंदर मत जाओ, इस हद को क्रॉस मत करो। वो लोगों को इश्तियाल नहीं दे रही हैं, वो लोगों को रोक रही हैं। आपने उन पे झूठा मुकदमा बनाया हुआ है। हमारे इस तरह लीडर्स के 12 मैसेजेस हैं। मेरे वालिद के ऊपर 50 से जायद 9 मई के मुकदमे हैं। आप उनका 9 मई का वीडियो बयानिया उठा के देखें, वो क्या कह रहे हैं। पुरअमन एहतजाज होगा, हम आप सबको दावत देते हैं, अपने बच्चों को लेकर आएं, अपनी फैमिलीज के साथ आएं और पुरअमन एहतजाज करें।
आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करें। अब ये वीडियो है, ये वीडियो एविडेंस। अब ये मामला जैसा कि आमिर साहब ने कहा और दुरुस्त निशानदेही की कि इससे ज्यादा आगे अगर बढ़ता है, जिन लोगों ने कहा था कि बहुत सारे इस हवाले से सबूत हैं वो सामने आते हैं, तो एक ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक डिबेट हो सकती है। शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। पीटीआई का इस बात पे इसरार कि उनको एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, इसको हम मौजू बनाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं पीटीआई के मुज़ाकरात के इम्कानात के हवाले से। मेहर साहिबा, पहले आप इस पे रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं इस पे चाहूंगी कि आप दोनों की भी राय जानूं। एक तरफ जो जिन जज साहिबान ने खत लिखा और मुबैना मुदाखलत के हवाले से एजेंसीज की बात की, उनकी आप बड़ी खुलकर, आपकी जमात भी आप लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। दीगर जमातों के मुकाबले में ऑब्वियसली जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं वो उनके खिलाफ एक नैरेटिव उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बतौर एक सियासी जमात आप लोग सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? सियासी पार्टियों से क्यों एंगेज नहीं करना चाहते? अब साहब बिल्कुल भी नहीं। खान साहब की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है, उनका बयान आया है, 2 दिन लगातार आया है। पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं 9 महीने से जेल में हूँ, 9 साल भी रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूँ, मगर मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी अवाम का सौदा करने को तैयार नहीं हूँ, इसके लिए मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। आपकी पार्टी के तर्जुमान हर रोज ये बयान जारी करें कि बात एस्टैब्लिशमेंट से होगी और पब्लिक के लेवल पे। खान साहब ने मना भी किया है, फिर उनका दोबारा कल बयान आया कि हम कोई एस्टैब्लिशमेंट से मैं गुफ्तगू करने का हामी नहीं हूँ, ना ही हो रही है। उन्होंने वो नाम इसलिए दिए क्योंकि बहुत से लोग जमात में से बयान दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अगर जैसा भी होगा ये 3 लोग हैं जो आपको बताएंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कमेटी है, से मिलते हैं उनके सामने वो यही कहते हैं कि मुझसे अभी तक किसी ने एंगेज ही नहीं किया। सहाफियों को उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं नहीं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ना मैं कोई डील चाहता हूँ। तो ये हर रोज बयान आपकी जमात के लोग क्यों जारी कर रहे हैं? इसलिए तो उन्होंने 3 लोगों का नाम भी नहीं, उन्होंने एक्चुअली बैरिस्टर गौहर का कहा है कि अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई आप बैरिस्टर गौहर से सुनेंगे, तब उसमें सदाकत होगी। बैरिस्टर गौहर साहब ही बता रहे हैं कि अगर बात होगी एस्टैब्लिशमेंट से होगी और पब्लिकली होगी। एग्जैक्टली, इस हद तक दुरुस्त है बात? नहीं, ये जो उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से होगी, पब्लिकली होगी, और वो क्या बात होगी? नहीं, वो क्या बात होगी कि ये बैठा है आपका, ये है आपका आईने पाकिस्तान, इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के आर्टिकल जरा पढ़ लीजिए, जो आईनी हदूद है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जवाबन पूछा कि 2018 में सेपरेशन ऑफ पावर के उसूल आपको नहीं मालूम थे, आप समझ आए खान साहब, तो फिर क्या जवाब होगा? 2024 का इंसाफ करें, उसके बाद 18 का भी कर लें। हाँ, हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ माइंड हो चुका है। पाकिस्तान को रीसेट की जरूरत है। ठीक है, हर इदारे को आइन का ताबे होना अब लाजिम है। अब पीटीआई ने आइन पढ़ लिया, हमने जी पढ़ लिया, मैंने तो बड़ा अच्छा पढ़ा। नहीं, हर किसी को अपनी आइनी हदूद में रहकर और सियासी जमातों से, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आपकी पार्टी के शख्स हैं, इसलिए कहा है वो कहते हैं ये गैर आइनी है एस्टैब्लिशमेंट से बात करना, ये आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अग्री करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सियासी जमातों से गुफ्तगू तो बिल्कुल होनी चाहिए है। सियासत में जो दरवाजे कभी बंद नहीं करते, वो क्यों हम कह रहे हैं हम इन 3 जमातों से बात नहीं करेंगे या हुकूमत है? कुछ हुकूमत, जैसे इन्होंने कहा ब्रेक में, औकात क्या है, इख्तियार ही नहीं है उनके पास। हाफिज साहब की तरफ आते, फिर राना साहब आप इस बात बहस, चलिए आप अगर वैसे बात कर दी ना तो मुझे फिर वो बात पूरी करनी पड़ेगी। कर दे फिर आप, इस तरह नहीं होगी ना कि मैंने ये औकात की बात बताई। आपने किसके बारे में कहा? नहीं, आपने कहा कि इन्होंने जैसे कहा ब्रेक में कि हुकूमत की औकात नहीं, आपने हुकूमत का लफ्ज नहीं कहा था। नहीं, आपने अब हुकूमत कहा है, मैं इसलिए जवाब में कह रहा हूँ। आपने जब ये कहा कि उस वक्त जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, उन्होंने रेंजर्स को क्यों डाला इमरान खान के लिए, तो मैंने कहा कि यही अगर देखनी है तो एहसन इकबाल भी वजीर दाखिला थे, रेंजर्स ने वजीर दाखिला को एहतसाब अदालत में दाखिल नहीं होने दिया था। ये है इन सिविलियन वज़राए दाखिला। अच्छा, मैं हाफिज आपकी तरफ इख्तियारात कहां मैं ये फिक्र, चलिए अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, मैं हाफिज आपको इंक्लूड करूंगी। चलिए हाफिज साहब प्लीज, हाफिज साहब चलिए सर। हाफिज साहब, ये जो मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट की पीटीआई की तरफ से देखना, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, ये क्या दुरुस्त इनकी अप्रोच है? दूसरा, ये औकात से बढ़कर के हुकूमत की क्या औकात है किसी और की, ये शहबाज साहब की हुकूमत इनसे बैठ के कोई मामला तय कर भी ले, लेकिन इनका तो मसला ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तो ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है पीटीआई की कि हम बात उन्हीं से करेंगे। देखिए, बात ये पहले तो ये मालूम करना चाहिए कि ये मौक़िफ़ पीटीआई का है या नहीं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है या नहीं। शहरियार कहते हैं कि हम करते हैं, तो शहरियार अफरीदी के वो मौजूद नहीं है, चलो उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। शहरियार अफरीदी अदब के साथ वही शहरियार अफरीदी है जिसने कहा कि जनरल बाजवा हमारा और पूरी कौम का बाप कहा था। तो लिहाजा अगर आप फिर उस बाजवा, जनरल बाजवा साहब के बारे में उनकी राय क्या बनी? 3 साल
एक्सटेंशन भी दी, फिर ताहयात एक्सटेंशन की देने को बात भी तैयार हुई। थे। तो उस वक्त वो बात की, आज वो ये बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, पार्टी की जो दूसरी क़यादत है पीटीआई की, वो कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। बहुत कम उधर लोग से हैं। जेल से भी ये खबर आती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करें। तो एक कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं करेंगे, दूसरा के तीसरा कह रहा है कि नहीं, बीच का रास्ता निकालेंगे। पहले ये मौकफ वाज़ेह करे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे, क्या ये सियासी आदमी के लिए एक आईनी इक़दाम होगा या गैर आईनी इक़दाम होगा? तो फिर लेकिन ऑप्शन क्या है हाफिज साहब उनके पास? वो फिर किससे बात करें? वो खुद देखे ना, बात जिससे भी करे उनकी मर्जी है। मैं तो रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ। अगर आप दे नहीं, अगर वो हमसे मशवरा ले, अगर वो हमसे मशवरा ले, फिर देखते हैं कि किससे बात करनी है। देखिए ना, बीमार है ना, बीमार उसी तबीब से दवा लेते हैं जिस तबीब से वो बीमार है। यही तो बात हकीकत तो है। यही से उसी से वो ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आमिर साहब ने बात की, 9 मई काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पीडीएम की हुकूमत में मौलाना साहब का बेटा मौलाना असद महमूद साहब वजीर थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 9 मई काबिल मजम्मत है। आज मैं भी कह रहा हूं उनके बिहाफ पे, पार्टी के बिहाफ पे, कि 9 मई काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रियासत का बयानिया उस बारे में आप मैं तो समझते यही हैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये हुआ। तो मौलाना साहब की तकरीर आप उठा के वो कहते हैं कि अगर 9 मई सानिया 9 मई का बयानिया आपने कौम को दिया, लेकिन अगर 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 वोट सही हुआ है, पीटीआई के बारे में वोट सही डाला गया है, फिर तो बयानिए को तो कौम ने मुसरत किया। इसका जवाब फिर कौन दे सकेगा? एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दी। देखिए ना, धोखे का मतलब क्या है? हमने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि मेरे वोट के साथ छेड़छाड़ ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि जिताया नहीं जिन लोगों को, वो मुझे जो ये खुश हैं, नहीं, खुश नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर किसी के लिए मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि गंडापुर कह रहा है कि मौलाना के साथ जो वादा किया गया था उसमें वो वादे पूरे नहीं हुए, फिर धोखा दिया गया। ये तो इसका मतलब ये है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी वादे के मुताबिक आपको दिया गया। गुड पॉइंट। ठीक है ना, फिर तो मतलब ये होगा। ठीक है, वादे की बात नहीं है, वादा है नहीं है इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धोखा ये है कि आपने पूरी कौम को धोखा दिया। वोट नहीं हुआ है, 8 फरवरी 2024 को वोट नहीं हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, ये ऑक्शन था, नीलामगर था पूरा मुल्क। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर, आप बहुत ही वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट में से एक हैं, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के हलकों के हवाले से क्या खबर मिलती है? वहां पर एक कोई एक्सेप्टेबिलिटी इस एतबार से है कि पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, उनके बड़े फॉलोअर्स इस मुल्क में है, खासकर इलेक्शन के बाद माहौल बदला है, आप समझते हैं कि कुछ चांसेस हैं कि वो बात करना चाहें? लफ्ज़ बड़ा है कि धंधा है पर गंदा है। मसला हमारे मुल्क में यह है कि हर बंदा अपनी राय के साथ समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट है तो वो ठीक एस्टेब्लिशमेंट है, और मेरी राय के साथ ठीक नहीं है तो नहीं है। लेकिन खान साहब ने एक नाम नहीं 3 नाम रिपोर्टर्स को खुद बताए, ये किसी ने बयान नहीं दिया। हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, उन्होंने कहा गंडापुर बैरिस्टर गौर और उमर अयूब बात करेंगे। आज गंडापुर साहब कहते हैं कि इदारों से भी बात करेंगे और सबके सामने करेंगे। ये बयान है उनका कि छुप के नहीं करेंगे, आज उन्होंने कहा। अच्छा मुझे ये बताएं, हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जुबैर साहब गवर्नर थे जो फिर नवाज शरीफ के तर्जुमान थे, मरियम नवाज के थे, उनके बारे में DGISPR ने एक बयान जारी किया कि ये आए थे और इन्होंने हमसे हेल्प मांगी और हमने कहा आप अदालतों में जाएं। ये उस वक्त का बयान है जब सब गुड्डी गुड्डी था हुकूमत, अदलिया और PTI में। मैंने नाम अदलिया का भी साथ लिया, सिर्फ हम 2 की बात कर रहे थे। जब वो बयानिया DGISI की तकरीरी पे खत्म हुआ तो PDM तो मौजूद थी, फिर अदम एतमाद भी आई और अदालतों के रिलीफ तो साथ साथ। अब PTI के लिए वो पेज अवेलेबल नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा, वो इसलिए नहीं है कि एक होता है आप मिलने जाते हैं, आपके साथ गुफ्तगू होती है, आपको बताया जाता है कि आपके लिए गवर्नमेंट मौजूद है, आप आगे से कहते हैं तो बेख्तियार है। अच्छा, आप ये तो साथ कहते हैं कि गवर्नमेंट भी आपने बनाई है और आप हमें कह रहे हैं कि वहां जाके बात करो। तो भाई उनकी लड़ाई नहीं हुई ना आपस में, जब लड़ाई होगी तो आपको भी इस्तेमाल कर लेंगे। इस मुल्क में हुआ क्या है, इस मुल्क में हर एक ने एक दफा अपने आप को पेश किया है। तो माहौल बनाने के लिए वो पहले ही कुछ ऐसी ऑफर इसके अंदर, लेकिन राणा साहब इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों का थोड़ा सा, राणा साहब यहाँ पे जो एक PTI ओवरऑल, मैं यही कह रहा हूं कि आप और हम
جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کیا سیاستدان سے بات نہیں کر سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جو پی ٹی آئی ایک اپنے بارے میں ایک تاثر رکھتی ہے عوام کے سامنے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ 4 دن کی قید نہیں برداشت کریں گے، انہوں نے اتنے دن جیل میں دیکھ لیے، شاہ محمود صاحب بھی بڑے عرصے سے اس عمر میں، اور جو حالات رہتے ہیں جیل کے سب جانتے ہیں، یہ موقف کی تائید نہیں ہوتی ان کی کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے؟ باقی سیاسی جماعت تھی وہ زبیر صاحب کو بھیج دیتے تھے کہ ہمارے معاملات ٹھیک کر دیں، یا خواجہ صاحب دعوے کرتے تھے کہ ہمارے بھی عمر کے حساب سے تو یا پھر ایک اور چیز کے بیمار ہو جاتے تھے سیاستدان جیل جا کے، یہ نہیں ہوئے؟ عمر کے حساب سے تو سارے ایک ہی پینڈے میں ہیں، ویسے یہ نواز شریف بھی چھوٹے بچے نہیں تھے، عمران خان بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں، شاہ محمود قریشی بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں، نہ چودھری پرویز الہی چھوٹے بچے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ ساری دنیا سے سنتے ہیں، میں واحد جرنلسٹ ہوں جس دن نواز شریف ہاسپٹل گئے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا۔ جس دن وہ لندن گئے میں نے پھر یہی کہا، یہ پی ٹی آئی نے کورس میں گایا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے، یہ باقیوں کی نہیں میں بات کر رہا، پی ٹی آئی کی وزیر صحت نے گایا، پی ٹی آئی کی فیڈرل کیبنٹ نے گایا، سٹیمپ لگایا اور بھیجا۔ ان سب کو پتا تھا کون بھیج رہا ہے، ان سب کی زبانوں پہ تالے کیوں تھے؟ یہ جو آج جو بہادر بنے ہوئے ہیں، یہ حکمران جو ہوتے ہیں نا اس وقت بہت خاموش ہوتے ہیں۔ نہیں بتایا نہیں کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ زبان اس دن کیوں کھلی جس دن نواز شریف طیارے میں بیٹھے ہیں، اس وقت تالے کھل گئے، ہاتھ ہو گیا، سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ صاحب ایک اور بات کہہ دیں، میں پھر آگے بڑھاؤں گی گفتگو کو۔ جب حافظ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بیانیہ بنایا گیا پھر وہ کدھر چلا گیا، کہ اس کے بعد پھر عوام کی طرف سے اتنے ووٹ بھی 9 مئی کے حوالے سے، یہ بیانیہ اس طریقے سے نہ بن پانے کی وجہ کچھ کمزوریاں تھیں اوورال اس نیریٹو کے اندر، یا یہ جو حکومت ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے 1 پیج کا ایک خاص مزہ یہ تھا کہ وہ بڑی کھل کر حمایت کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس کے حوالے سے سب کو غدار کہہ کر، اور ثابت کیا عوام کے سامنے، اتنی بار ریپیٹ کیا کہ لوگوں نے اس بات کو مان لیا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے۔ یہ جو موجودہ نون لیگ کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم، وہ نئی ریاست کے اس بیانیے کو آگے لے کر چلنے میں ان کو مدد کر سکے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جہاں تک پی ایم ایل این کا ہے نا، وہ تو بالکل اس 9 مئی کو اسی طرح لے کے چل رہی ہے۔ نواز شریف جس دن دبئی میں تھے میں وہاں موجود تھا، جب انہوں نے کہا ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں، وہ لے کے چلے تھے یہ بیانیہ۔ مولانا اسد کا نام کیوں لیا کہ میں یاد کراؤں کہ سب، اور انہوں نے اس بات کی کہی، ایشو یہ ہے کہ ہم اور آپ بحث یہ کر رہے ہیں اس ملک کو آپ آگے لے کے جانا ہے، یا جو تیسری اور چوتھی دفعہ پیش کرنا ہے، یا 5ویں دفعہ کسی اور نے آنا ہے۔ پارلیمنٹ کو اگر آپ مضبوط نہیں کرتے، سیاستدان آپس میں نہیں بات کرتے، سب بیک ڈور سے رابطوں میں مضبوط رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ یہ کب لڑیں گے اور پھر کس کی دوبارہ صلح ہو جائے گی، حافظ صاحب سے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب ایک اور چیز ہے جو زبان زد عام ہے، وہ ہے ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا جانا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑی سخت بیانات دے رہے تھے، ان کو لے کر آگے مشیر بنا کے امور سیاسی اور عوامی امور کے حوالے سے، یہ کمزوری ظاہر کر رہی ہے، یا یہ میاں نواز شریف صاحب پریویل کر رہے ہیں اس حکومت کے اندر، شہباز صاحب پہ کنٹرول اپنا گرفت مضبوط کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ بھی سن رہی تھی، ہم بھی سن رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، بالکل آ جائے، ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا، لیکن اس نعرے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے کہ چوتھی بار وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور یہی تھا، لیکن کیوں نہ بن سکے؟ اس میں کون کون شامل تھے؟ کون کو وزارت عظمیٰ کی فہرست سے نکال دیا گیا؟ اس میں وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اور یہ میں نہیں کہتا، ان کی پارٹی کے اندر سے میڈیا پہ آئے ہیں کہ کچھ اپنے تھے کہ ان کا راستہ روکا گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا؟ میں رانا صاحب کے حوالے سے ڈپٹی، آپ نے ڈار صاحب کے بارے میں بات کی اور رانا صاحب کی، پھر یہ بتائیے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تمام پارٹی بشمولی بشمولی پی ٹی آئی سب کہتے ہیں، صحافی حضرات بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آئین آئین آئین، تکتے نہیں ہم، آئین آئین، کیا آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کی کوئی ہے؟ نہیں ہے، نہ کوئی اختیارات ہے، سمبولک سی اہمیت ہے۔ نہیں، جب آئین میں کسی چیز کی گنجائش ہے نہیں، پھر ضرورت ہی کیا تھی یار؟ چلے میں آپ بھی ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر اب ایک بات تو میں عرض کروں عامر بھائی نے کی کہ اس ملک کو آگے لے جانا ہے یا نہیں لے جانا ہے۔ عامر صاحب، ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے، اس ملک کو آئین سیاستدانوں نے دیا ہے نا، ڈکٹیٹروں نے نہیں دیا۔ میں نے بھی یہی بات کی ہے، تو اس ملک میں آ رہا ہوں اسی پر، اس ملک میں ایٹم بم کی بنیاد اگر رکھا ہے تو سیاستدانوں نے رکھا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا ایٹم بم ہے نا، انہوں نے سر کھایا اس ایٹم بم میں۔ دوسری بات، ملک کیسے آگے لے جائے، کس طرح؟ یہ انتخابات تھے جو ہوئے،
इस इंतखाबात के नतीजे में मुल्क कैसे आगे ले जाएंगे आप? नहीं हो सकता है ये। पहले आप आइन की बात करते हैं, क्या मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है या नहीं, पहले ये बताओ। चलिए मैं एक क्विक कमेंट, आप मेहर साहबा, डार साहब का नायब वजीर आजम बनना आपके लिए क्या जाहिर करता है? एक शतरंज का बोर्ड होता है, उस पर 2 बादशाह होते हैं, तो ये दोनों बादशाहों के बीच में लड़ाई है, और वो एक टर्म होती है ना चेकमेट, थोड़ा सा चेकमेट होने जा रहा है अपने ही घर में, जबरदस्त, अपने ही घर में। ये अच्छी एक एक्सपेक्टेशन है, दुरुस्त एक्सपेक्टेशन है पीटीआई की। मैं बताता हूँ, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना डार साहब की ख्वाहिश थी कि या सीनियर मिनिस्टर बना दो या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बस सिर्फ खुश करने के लिए हुआ है। मैं कह रहा हूं इसकी कागज के अलावा, और मजे की बात, इसका नोटिफिकेशन पढ़े उठा के, ये शुरू हो रहा है F2012, ये नोटिफिकेशन नंबर है चौधरी परवेज इलाही का, जिसमें लिखा हुआ था आपके पास टके का इख्तियार नहीं है, बस वो लफ्ज नहीं लिखा, उसका नंबर डाल के उन्होंने कहा है कि वजीर खारजा को हम चले। अब ये हमें देखना होगा हुकूमत के फैसला साजी के अंदर उनका रोल बढ़ता है या नहीं बढ़ता। कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी बड़ी नहीं है। चले, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बात करें खत्म करते चले कि पार्लियामान में बैठे। हाफिज साहब ने यही बात की, देखिए पार्लियामान की जो सॉवरेंटी है या पार्लियामान को जो तकफीयत कहाँ से मिलती है? इलेक्टेड मेंबर्स से, वोट से, अवाम के वोट से। जब आप वोट को गिनेंगे ही नहीं, आप खत्म हो गया। मेरे पास वक्त भी खत्म हुआ, लेकिन आपका पॉइंट जरूर एस्टैब्लिश हो गया। आपने और हाफिज साहब ने इस मामले में बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहरबानो साहिबा, हाफिज अब्दुल्ला साहब और आमिर इलियास साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। मेरे लिए एक मेजर टेक अवे था इस प्रोग्राम में जो राना साहब ने 9 मई के बयानिए के हवाले से गुफ्तगू की। आने वाले दिनों में हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।